तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे यूडीए एलडीए प्रारंभिक परीक्षा 2006 के अध्यायवार हल का अगला चरण जो है, इसमें हम लोग आज व्याख्या करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में। भारतीय अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिए, पहला पिछले 49 क्वेश्चन बताए गए हैं, तो अब 50 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन के बारे में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, विकल्प है लघु एवं बृहद दोनों उद्योगों की विद्यमानता, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता होती है। क्या होती है? निजी और क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की विद्यमानता होती है। सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की विद्यमानता को मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। ध्यान रखिए दोस्तों, 51, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? स्वावलंबन योजना, स्वावलंबन योजना निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, शहरी महिलाओं को रोजगार, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो है इसमें स्वावलंबन योजना का तात्पर्य है कि महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। क्या है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं क्या करना है? प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना है। प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। स्वावलंबन योजना से संबंधित महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना है। स्वावलंबन योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षित तथा कुशलता प्रदान करना है, जिससे वे पोषणीय स्तर पर स्वरोजगार या रोजगार पा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए दोस्तों, जानिए। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में सम्मिलित है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में सम्मिलित है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 53, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है, किंतु दोस्तों ये ध्यान रखिए संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। वो कौन सा कर है जो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो एक दोस्तों कृषि आय के अतिरिक्त आयकर है। क्या है? कृषि आय के अतिरिक्त आयकर जो संघ द्वारा जो है वसूला जाता है, लगाया जाता है और वसूला भी जाता है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य इससे बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 54 है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो ये बात ध्यान रखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य जो बंटवारा होता है किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त मंत्रालय के सिफारिश पर, वित्त आयोग के सिफारिश पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये वित्त आयोग के सिफारिश पर, किसके? वित्त आयोग के सिफारिश पर होता है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो बंटवारा होता है वित्त आयोग के सिफारिश पर होता है। व्याख्या जान लें। केंद्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण हेतु दिशा निर्देश सुझाने हेतु वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, और फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में यह व्यवस्था है, कितने में? संविधान के अनुच्छेद 280 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात या आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे। अध्यक्ष के अतिरिक्त क्या होंगे? एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछ देता है कि वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्न में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? निम्न में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ICICI बैंक, बी है HDFC बैंक, सी है इंडियन ओवरसीज बैंक और डी UTI बैंक है। ये 4 बैंक हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है?
तो सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक है। कौन है? इंडियन ओवरसीज बैंक, ओवरसीज बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, UTI बैंक, ये सभी क्या है? निजी बैंक है। ICICI तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ICICI बैंक, HDFC बैंक और UTI बैंक, ये तीनों ही क्या है? निजी बैंक हैं, निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक हैं। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है। तो ये बातें बिल्कुल मतलब दिमाग में बैठा लीजिए कि ICICI बैंक, HDFC बैंक और UTI बैंक निजी क्षेत्र के सार्वजनिक बैंक हैं, निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक बैंक नहीं, निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक हैं। और वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण हुआ था। तो भारत में वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण हुआ था, विकल्प है 1947 में, 1951 में, 1969 में, 1992 में। तो वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण दोस्तों हुआ था कब? 1969 में। 1969 ईस्वी में वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण हुआ था। जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था? जुलाई 1969 में दोस्तों जो है 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत सरकार का विचार था कि राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थव्यवस्था को गत्यात्मक बना देंगे और देश के आर्थिक विकास की दर को त्वरित करते हैं, विकास की दर को बढ़ा देंगे, करने में सहायता देंगे। 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब? 15 अप्रैल सन 1980 ईस्वी को दोस्तों ध्यान रखिएगा, 6 और वाणिज्यिक बैंकों का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वहीं 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली थी? यानी चीन में अपनी पहली शाखा खोलने वाला कौन सा बैंक है? विकल्प है बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, यूको बैंक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों से, चीन में अपनी शाखा खोलने वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा है? SBI है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चीन में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक ने चीन में अपनी पहली शाखा खोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? तो 11वीं योजना में कुल कितने स्थापित किए गए थे? 8 जो है IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 8 की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी? यानी 2007 से लेकर 2012 तक चली थी 11वीं पंचवर्षीय। ध्यान रखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। और उसी दौरान देश में 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और 7 नए भारतीय प्रबंधकी IIM, 7 नए प्रबंधकी IIM स्थापित करने की सरकार की योजना थी। तो ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 59, जो कि जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण पर आधारित है। तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और समय क्या है? सर्वाधिक है। विकल्प है जापान में, डेनमार्क में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में। तो ध्यान रखिए, इसमें कौन जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? जापान में। प्रश्न के अनुसार यानी 2006 के प्रश्न के अनुसार जो है जापान में
जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का आरोही क्रम क्या है? तो ध्यान रखिए, आरोही क्रम इसका क्या है? विकल्प में है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका आरोही क्रम है। अरुणाचल प्रदेश में 13 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। वहीं मिजोरम में 42 व्यक्ति। सिक्किम में की बात करें तो 76 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और नागालैंड में 120 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए, भारत के प्रमुख राज्यों की जनसंख्या घनत्व 2001 का सही आरोही अवरोही क्रम है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2001 का सही अवरोही क्रम क्या है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2001 का सही अवरोही क्रम क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल। 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 903 था। कितना था? 903 प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं बिहार की बात करें तो इसका घनत्व जो है था 881 था। कितना? 881 था। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 690, उत्तर प्रदेश की जनघनत्व कितना था? 690 प्रति वर्ग किलोमीटर था। तथा केरल का बात करें तो केरल की जनसंख्या कितनी थी? 819। 819। ध्यान रखिए दोस्तों, 819 नहीं, ये क्या होगा? 619 होना चाहिए। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल ये अवरोही क्रम में, घनत्व क्या है इसका? अवरोही क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या है? समान स्थिति में वातावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है समान स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है, कौन है? विकल्प है कॉपर है, लेड है, कैडमियम है, मरकरी है। तो ये दोस्तों जो है लेड है। क्या है? लेड है। लेड यानी शीशा। जिन नगरों में पेट्रोल चालित वाहन अधिक चलते हैं वहाँ लेड का प्रदूषण सबसे अधिक भयानक माना जाता है। शीशा विषाक्तता का असर यद्यपि शरीर में धीरे धीरे होता है, लेकिन इसमें मस्तिष्क में विकृत उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? मस्तिष्क में विकृत उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो महाराष्ट्र दोस्तों जो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जो है नगरीकृत, दिए गए विकल्प में महाराष्ट्र जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत प्रदेश है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के 5 नगरीकृत प्रथम राज्य हैं। कौन कौन है? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात। ये 5 राज्य हैं। मतलब कौन कौन है? गोवा है, मिजोरम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं गुजरात। ये 2001 की जनगणना के अनुसार जो है क्या है? ये सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश हैं। अब हम बात करते हैं विश्व एवं भारत का भूगोल। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों विश्व एवं भारत का भूगोल, इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो 65 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग विधि का, जर्मेनियम डेटिंग का, यूरेनियम डेटिंग का और उपयुक्त सभी। तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में
किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें तो उपयुक्त सभी दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से यूरेनियम डेटिंग का और कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है? निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है? विकल्प है धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुडप्पा तंत्र, विंध्य तंत्र। तो ये गोंडवाना तंत्र है। कौन सा है? गोंडवाना तंत्र है। गोंडवाना तंत्र, गोंडवाना तंत्र कोयले के निक्षेपों के लिए प्रमुख है। गोंडवाना काल की चट्टानों में आधुनिक भारत की विशाल कोयला राशि जमा पाई जाती है। कोयले के क्षेत्र रानीगंज, दामोदा और बाराकर उप समुदाय में पाए जाते हैं। इनमें से कोयले के 6 मीटर से लेकर 24 मीटर तक मोटी तह पाई जाती है। इन चट्टानों में 8 प्रमुख कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन कौन थे? रानीगंज, ये ध्यान रखिए, रानीगंज है और बराकर, ये कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? गुजरात की, महाराष्ट्र की, केरल की, तमिलनाडु के। तो ध्यान रखिए दोस्तों, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारतवर्ष में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, विकल्प है केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो कर्नाटक राज्य सबसे ज़्यादा जो है कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। तो भारत में कहवा का पौधा 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। किसके? 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। सन 1798 में तैलीचेरी के निकट यह प्रयोगात्मक रूप से बोया गया। कहाँ? 1798 ईस्वी में तैलीचेरी के पास जो इसे बोया गया था, किंतु सन 1830 से ही इसे पैदा किया जाने लगा। भारत में विश्व के उत्पादन का केवल 2% कहवा ही पैदा होता है। कितने %? 2% कहवा भारत में पैदा किया जाता है। वहीं भारतवर्ष में कुल उत्पादन का 70% कहवा कर्नाटक से प्राप्त होता है। कितना? 70% कहवा जो है कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। कर्नाटक में कहवा के लगभग कितने? 4600 उद्यान हैं। 4600 उद्यान हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में बात करते हैं। लेटराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो लेटराइट मिट्टी दोस्तों जो है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण शुष्क और तर मौसम वाले क्षेत्रों में होता है। ये मिट्टियाँ चट्टानों की टूट फूट एवं रासायनिक क्रिया से बनती हैं। कणों के आधार पर लेटराइट मिट्टियों के 3 उपभेद किए जाते हैं: गहरी लाल लेटराइट, सफ़ेद लेटराइट, गहरी लाल लेटराइट और सफ़ेद लेटराइट। भूमिगत जल वाली लेटराइट यानी कौन कौन है? गहरी लाल है लेटराइट है, सफ़ेद लेटराइट है और भूमिगत जल वाली लेटराइट है। लेटराइट मिट्टियों का विस्तार केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा में है। कहाँ पे? केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उड़ीसा में है। तो दिए गए विकल्प में उड़ीसा जो है, सारी दोस्तों महाराष्ट्र लेटराइट मिट्टी, महाराष्ट्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर दोस्तों जो है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? विकल्प है गंगा का, हुगली का, पद्मा का, सुवर्ण रेखा का। तो दामोदर दोस्तों जो है हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी? हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 541 है। 541 है, जिसमें से 270 किलोमीटर लंबा भाग बिहार में है। 270 किलोमीटर लंबा भाग बिहार में है तथा शेष पश्चिम बंगाल में है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से 510 मीटर की ऊंचाई पर है। जब दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग में हुगली नदी से मिलती है तो इसकी ऊंचाई 30 मीटर रह जाती है। कितनी हो जाती है? 30 मीटर रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में। तो चिल्का झील दोस्तों ध्यान रखिए कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील एक अनुपम झील है। यह उड़ीसा के तटीय भाग में नाशपाती की आकृति में कैसे? नाशपाती के आकृति में पूरी जिले में, किसमें? पूरी जिले में स्थित है। यह 70 किलोमीटर लंबी, 30 किलोमीटर चौड़ी तथा 3 मीटर से कम गहरी है, किंतु वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल 2100 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है। यह समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील के रूप में हो गया है। तो बात समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, ध्यान दीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का दिशा लगाइए। विशाखापत्तनम मोटर गाड़ियाँ, मुरी पोत निर्माण, गुड़गांव उर्वरक, पनकी एल्युमिनियम। तो ये क्या सही है? सही मिलान इसका क्या है? विशाखापत्तनम में दोस्तों ध्यान रखिए पोत निर्माण का कार्य होता है। वहीं मुरी की बात करें तो यहाँ एल्युमिनियम निर्माण काम होता है। और गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में मोटर गाड़ियों का निर्माण किया जाता है। वहीं पनकी में उर्वरक का कारखाना है। तो ये चार बातें ध्यान रखिए, ये याद करने योग्य बातें हैं। विशाखापत्तनम में पोत निर्माण, मुरी एल्युमिनियम, गुड़गांव में मोटर गाड़ियाँ और पनकी में उर्वरक का कारखाना है। उर्वरक रासायनिक खाद का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? किम्बली हीरा, हवाना मांस पैक करना, मिलान रेशम, शेफील्ड छुरी कांटा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हवाना मांस पैक करना ये सही नहीं है, बल्कि किम्बली हीरा के लिए है, मिलान रेशम है और शेफील्ड छुरी कांटा के लिए है। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, ध्यान रखिए। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, कब होता है? केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन, दोनों ए तथा बी, डी न ए तथा न ही बी। तो केवल अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी का, जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिससे उस पर अंधेरा छा जाता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण की घटना सदैव पूर्णिमा की होती है, जबकि प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, यानी प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होती है। जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तथा उनकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण की घटना होती है। सूर्य ग्रहण सदैव क्या होता है? अमावस्या को होता है, किंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं। अमावस्या को होता है लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं, ये ध्यान रखिए। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, वहीं चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा है, चंद्रमा या उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का। तो टाइटन दोस्तों जो है ध्यान रखिए, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? शनि का है, शनि का। शनि और मंडल का दूसरा सर्वाधिक बड़ा ग्रह है। शनि सौर मंडल का दूसरा सर्वाधिक बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद शनि सौर मंडल का दूसरा ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी एक्सिस पर सबसे तीव्र गति से घूमता है। शनि के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधियों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।